नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का चौथा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके मद्देनजर संस्थान की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और ये इसी ठानने का नतीजा है कि पिछले 7 वर्षों में हमारा उत्तर प्रदेश की राह से होता हुआ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले उत्कृष्ट प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर है। और यह ठाना है प्रेरक व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया प्रजा सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन्हीं शब्दों पर आपके तालियों के साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जिला माननीय एवं आर्थिक वर्षों में हम सभी को अभिसूचित करते हुए संग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चतुर्थ वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आज यहाँ पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री और संस्थान के अध्यक्ष और प्रदेश मुख्य सचिव संस्थान के उपाध्यक्ष चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सिद्धार्थ कार्तिक कर्मचारी निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान प्रोफेसर स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित सभी मान्य अतिथिगण, संस्थान के सभी सरकारी सदस्यगण, रेजिडेंट डॉक्टर और छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और ये संस्थान पिछले 14 वर्ष की उसमें अवधि एक स्वास्थ्य केंद्र से हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है। जीवन की आलसी समस्या जिसको हमें किसी व्यवसाय संस्कृति रहा ये संस्कृति बनाना यह संस्कृति देश का सर्वधर्मी राष्ट्र बनाना यह संस्कृति। लेकिन भारत के इसी सरकार के लोग यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनने लगे। उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य यह संस्थान की उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को जिसके लोग हैं यहाँ के व्यक्ति यहाँ के प्रबंधन यहाँ के
का निर्माण कर रहा है वो नहीं हुआ। मेरी जो अच्छा करेंगे तो उसके बनाने में सबसे सामने है, गलत करेंगे तो उसके उस बनाने को हम सुरक्षित रास्तों में नहीं रख सकते। संस्थान बनाना भगवान से समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर बातों में कैसे संस्थान बनाए अच्छे बातों में होगा तो संस्थान बनेगा संस्कृति है आगे बढ़कर के अंदर को जिम्मेदारी मिलेगा और आपके परिश्रम आपके द्वारा नागरिकता का लाभ जनता नागरिकों का होगा जैसे भंडार जो संस्थान बनता है उसके विभाग और सरकार भी उसके बाद निवारण करती है। विज्ञान संस्थान शासन में महिलाओं के भी संस्थान बनेगा, गलत बातों में बनाएगा, उससे विभाग अलग होगी, उससे मिलने वाले अभिनव सारा भी मजबूरन उससे जुड़े लोग और संस्था अभी तो विभाग के साथ साथ अपने के साथ बराबर का संचालन करता है। आम के बदल में एक क्रिया लगती है संस्थान या स्थिति में ऐसी संस्थान के द्वारा सही दिशा में लगती है उसके माध्यम से पूरा काम होती है उसके कारण उसके द्वारा उस तरह से सरकार की विरोध करती है और जब हम उत्तर प्रदेश पहले राज्य की बात करते हैं तो बड़ी लोग रहना में जो लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सबसे बड़ी स्थिति है। लगभग 70 लाख की आबादी पूरे लखनऊ में जा सकती है और जब हम आरएनए की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक देश वहां की पूरे उत्तर प्रदेश को या पश्चिम उत्तर बिहार या नेपाल यहां की बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य से इस आबादी के लिए लखनऊ में निर्भर करती है। लखनऊ में आती और लखनऊ में सबसे पहले की कार्य करता है डॉक्टर राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से। वे संस्थान में आए और इस संस्थान से जो प्रेरणा प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक और नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है दुनिया का कोई व्यक्ति मिलता है कोई राजनीति मिलता है और जो उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वहां शोध करता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य तो मुझे पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य का 25 लाख है। हम कहते हैं 25 लाख को हमारे यहाँ बड़े जो नगर निकाय हैं उनकी आबादी 25 लाख है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है पूरे चौथे हिसाब में। लेकिन जहां से हमारे लिए एक चुनौती होती है लेकिन उनके साथ ही साथ हमारे सामने एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने योजना स्टडी करने का भी माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं मैंने जब आपकी बातचीत प्रतिनिधि को यहां पर संस्थान के डायरेक्टर
प्रस्तुत की थी और इसके बारे में विवरण नहीं किया गया कि संस्थान। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो कि कार्यक्रम में मौजूद थे। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज लोहिया नगर के स्थापना दिवस है, जो कि गोमती नगर में जिसका पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी थी, जो कि तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे, प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने का जिक्र कर रहे थे। और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत थे। और इसी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत थे, जो कि योगी आदित्यनाथ जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर नई दिल्ली में राजभाषा विभाग 14-15 सितंबर 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसको लेकर राजभाषा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके और संस्थान ने उस कार्ययोजना को यहाँ पर प्रस्तुत करके सर इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख भी किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है। और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर हैं, कितने पब्लिकेशन हैं, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हुए। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है और पेशेंट आपसे यहां पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में थे, 50,000 से अधिक ऐसे थे जिनको आईडीडी में आपके यहां पर इनको फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक उन्हें यहां से उपचारित करके उन्हें यहां से उनके घर की तरफ प्रस्थान कराया। वार्षिक पर्यटन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहां पे उपचार का लाभ दे रहे हैं। और मुझे लगता है अगर उसके काका भी एक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार होकर के अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे उसका बड़ा लाभ इसके माध्यम से केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम लोगों को स्वयं पे विश्वास नहीं होता और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं कि आज दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसकी तरफ भागते हैं अपने स्तर पर नहीं। मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है जितना अनुभवी होगा उतना उसका लाभ मिलता है और उसका लाभ अनावश्यक कभी नहीं होता, उसका अनुभव यथा नहीं होता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। मेरे हाथ में एक समस्या आ गई थी, मैंने एक संस्थान में जाके 2 वर्ष पहले ऑपरेशन कराया, फिर से समस्या खड़ी हो गई। मैं अचानक गत सप्ताह गोरखपुर गया था। एक डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपके हाथ में पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसको देख लूं। वो बेचारा चुपचाप अपने जेब में एक इंजेक्शन भी लेके आया था। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो। और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, अब एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और आप सब प्रेस वार्ता में स्वागत है। ठीक करवा देता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं
और इस साल का 14 सितंबर हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी को राजभाषा बने कल 75 साल हो रहे हैं और राजभाषा विभाग इस उपलक्ष्य में एक हीरक जयंती समारोह मना रहा है और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देने के लिए मंच पर मेरे साथ उपस्थित है राजभाषा विभाग की सचिव श्रीमती अंशुली आर्य और राजभाषा विभाग में संयुक्त सचिव श्रीमती डॉक्टर मीनाक्षी जैन। उन्होंने मेरा हाथ तो मैंने आपसे अनुरोध करूंगा देखिए कुछ नहीं है ये अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय यही स्टडी है इस वर्ष का यही राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है। डॉक्टर हूँ, उन्होंने कहा मुझे आप लोगों को जीवन में बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी अच्छे रिजल्ट भी दिए कि स्वतंत्रता के समय पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। एक राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज होनी आवश्यक थी, कोई बीमारी नहीं जिसमें जिस भाषा में सरकार के सारे कार्य हों। तो हमारी संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया। संविधान का अनुच्छेद अक्सर अपने जीवन 345 गुजरते हैं, में कहा गया है कि लेकिन हम उसको हल्के संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। से ले लेते हैं। संघ के शासकीय प्रयोगों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। या फ्री में संविधान निर्माताओं ने लेते हैं। अनुच्छेद अनुसूची में दिए गए भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए शब्द ग्रहण करते हुए हम हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें। अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, उनको ये पूरा एहसास था कि हमारा देश एक कॉम्पोजिट कल्चर का देश है। तो यहाँ पे हमें एक कॉम्पोजिट कल्चर को समृद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा उस पर ध्यान देना है। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया, राजभाषा नियम 1976 आए। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1975 में बना और इस विभाग का दायित्व है सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना। हमारी 75 सालों की यात्रा बहुत लंबी रही है, परंतु पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने एक आमूलचूल परिवर्तन देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 5 प्रण का लक्ष्य दिया और उसमें 2 प्रमुख रहे हैं, हमारी अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी के चिन्हों से मुक्ति। इन्होंने हमारे मानो सोच को ही बदल दिया है। हम अपनी संस्कृति की महत्ता और विशेषता को जानना चाह रहे हैं, एक आम भारतवासी भी। और संस्कृति जहां है वहां भाषाई महत्ता अपने आप आ जाती है। संस्कृति और भाषा आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में
ये प्रयास हो रहा है कि हिंदी और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि सुनिश्चित की जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा था कि हिंदी और सभी भाषाएं आपस में सखियां हैं, इनमें कोई स्पर्धा भी नहीं है। तो आज हम इस वातावरण में आगे चल रहे हैं। कल का जो हमारा समारोह है, ईश्वर की कृपा से बहुत भव्य होगा, भारत मंडपम में है, जो खुद में एक ऐतिहासिकता और मॉडर्न भारत की प्रगति का प्रतीक है। आप लोग अवश्य आए। बहुत इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देती हूं। क्योंकि ये हीरक जयंती है और इसका उद्घाटन 10 बजे माननीय मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। इसमें हम लोग एक हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से कराएंगे। साथ ही हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी लोकार्पण होगा। भारतीय भाषा अनुभाग जो गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के अधीन होगा, उसका भी शुभारंभ होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। इसमें इस अनुभाग से जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनसे जो हमें पत्र मिलते हैं, उनका अनुवाद होगा और जो हम अपने स्टेट्स को लिखेंगे, वो पत्र भी उनकी भाषा में जाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा पुस्तकों और पत्रिकाओं का लोकार्पण होगा। माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से राजभाषा गौरव और कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। कई सत्र हैं, जैसे हमारा एक महत्वपूर्ण सत्र होगा 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति। इसके अलावा लोकप्रिय हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भारत की सांस्कृतिक विरासत और हिंदी पर एक सत्र रखेंगे। एक बहुत ही रुचि वाला सत्र होगा 5वां सत्र, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर एक परिचर्चा होगी, जिसमें श्री अर्जुन राम मेघवाल जी माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जी रहेंगे। तो इस प्रकार एक बड़ा ही बहुत ही एक रिच कार्यक्रम अगले 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जो हमें बार बार ये याद दिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।